नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे सुजलोन एनर्जी के ऊपर। टारगेट निकल कर आ रहे हैं, उस चीज़ को समझेंगे। बात करेंगे वोडाफोन आइडिया के अंदर, एक तो इसका रिजल्ट आने वाला है, Q3 आने वाला है। दूसरा, टेलीकॉम मंत्री ने कुछ चीज़ें बताई हैं, उस चीज़ से हम वोडाफोन आइडिया की स्थितियों को समझेंगे। तीसरी जो बात है वो करेंगे हम भारत कोकिंग कोल की, क्योंकि इसके ऊपर भी काफ़ी लोग जिनको आईपीओ मिला है वो भी बहुत दिनों से मेरे से कुछ चीज़ें पूछ रहे हैं, मतलब 2-4 दिन से पूछ रहे हैं और कह रहे हैं सर अब इस शेयर के अंदर क्या करें। तो उस नीति को भी आज हम समझ कर चलेंगे। आज बाजार के अंदर रंगीनता आपको कल अमेरिका के बाज़ारों में देखने को मिली। उससे अंदाजे लगा सकते थे कि हाँ, आज भी बाज़ार के अंदर रंगीनता यानी कि हरे निशान होंगे। पर आप ये चीज़ को भी रियलाइज़ करना कि बाज़ार के अंदर जब गिरावटें होती हैं तो 2-4 दिन लगातार होती हैं, ऐसे होती रहेगी। पहले आपके पोर्टफोलियो में मान लो पूरे पोर्टफोलियो में 5,000 का लॉस चला सुबह तक। थोड़ी देर बाद आपने देखा 7,000 हो गया, तो फिर आप थोड़ी देर बाद देखे 10,000 हो गया, फिर 12 हो गया, फिर 14 हो गया। इस तरीके से गिरावटें होती हैं, मतलब लगातार निरंतर गिरावटें होती हैं। क्या कभी आपने ये रियलाइज़ किया कि जब बाज़ार गिरने के बाद वापसी होती है, रिकवरी होती है, तो वो उस मोड़ पर नहीं होती कि अभी 5 दिख रहे हैं, थोड़ी देर में 7 दिख रहे हैं, फिर 7 के बाद आपको सीधा 10 का प्रॉफिट दिख रहा है, फिर 12 का प्रॉफिट। ऐसे आपको बहुत कम चांस मिलेंगे। जहां गिरावट के बाद जब रिकवरी मोड की स्थिति हमारे दिमाग में आती है और हम सोचते हैं सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तो यकीन करना वहाँ से कुछ प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। तो यानी कि बाज़ार के अंदर बड़े लोग समझ चुके हैं कि मौके का फ़ायदा कैसे उठाया जाता है। देखो, गिरावट हो रही है तो पोर्टफोलियो हमारा रेड की तरफ जा रहा है, निरंतर जा रहा है, और जब रिकवरी हो रही है तो एक बार उछाल मारकर फिर धीरे धीरे चीज़ें नीचे आ जाती हैं। यानी कि जितनी जल्दी बाज़ार गिरता है और बाई चांस उतनी जल्दी उठ जाए, तो अगर 100% बाजार गिरा, मान लो मैं एक बात बता रहा हूँ, तो उसे रिकवर होने में 20-30% ही रिकवर होता है। पोर्टफोलियो का बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ सब कमाने के मौके ढूंढते हैं, जहाँ हम किसी चीज़ से ज़्यादा दिल लगा लेते हैं, कुछ लोग उसे दिल तोड़कर अपना काम कर लेते हैं। तो आपको समझना है कि बाज़ार के अंदर जब गिरावटें चलेंगी तो आपको वहाँ पर मौक़ों की तलाश करनी है। और मौक़ों की तलाश करने वाली जो आज की तेज़ी, ये 2 दिन पहले मैंने डिस्कशन आपके साथ कर लिया था। बाज़ार का रुख जो है अभी भी डोनाल्ड ट्रंप की परिस्थितियों के साथ चल रहा है। कब वो क्या क्या चीज़ें कर दें, ये डेली न्यूज़ आ रही है, कंटिन्यू न्यूज़ आ रही है। कुछ पॉजिटिव हो गया तो बाज़ार में रंगीनता दिख जाएगी, अगर कुछ निगेटिव उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया तो बाज़ार के अंदर गिरावट। तो ये आपके दिमाग में आनी चाहिए कि बाज़ार का जो माहौल है वो किस हिसाब से हो सकता है। तो इतना तो भैया सोचना पड़ेगा अगर बाजार में काम कर रहे हैं हम। तो हर एक देखो, अब आ रहा है बजट 1 फरवरी को, मैंने आपको इसके बारे में बता भी दिया है पहले भी कि 1 फरवरी को बजट आ रहा है। और बजट के दिन भी काफ़ी विश्लेषक आएंगे, भैया इस सेक्टर को देख लो, उस सेक्टर को देख लो, सारी चीज़ें बता देंगे। उससे आपकी नीतियाँ समझनी है कि आपको किस हिसाब से वर्क करना, आपको नीतियाँ समझनी है। वो बताने वाले सब बता कर जाएंगे। हाँ, फोकस में तो बजट की स्थितियाँ होती है, पर उससे 2-4 दिन जो पहले चीज़ें हो जाती हैं जहाँ गिरावट और उछाल को आपको समझना पड़ता है। तो ये बजट का माहौल भी चल रहा है, जहाँ नीचे से रिकवरी आपको थोड़ी बहुत होती हुई देखने को मिली है। क्योंकि परसों अगर हम कल ही देखें तो बाज़ार के अंदर ज़बरदस्त गिरावटें थी, 1-2 दिन के अंदर ज़बरदस्त गिरावटें थी, और वो गिरावट भैया बहुत ज़्यादा थी अगर कोई चीज़ों को समझे। फिर अचानक से एक अमेरिका की न्यूज़ से फिर पासे पलट रहे हैं। तो ये सारी नीतियाँ आपको समझकर चलनी पड़ेगी। देखो सर, भारत कोकिंग कोल के विशेषताएं मैंने आपको इसकी लिस्टिंग से पहले भी बताई है कि कंपनी के पास अच्छी खासी खदानें हैं जिस चीज़ के ऊपर वो वर्क कर रहा है, और जो वो वर्क कर रहा है वो स्टील के उत्पादन, इस्पात के उत्पादन में अच्छा खासा रोल निभाता है। आपको कोकिंग कोल इंडिया के हिसाब से जो स्थितियाँ वो पैदा कर रहा है, तो वहाँ एक आपकी दृष्टि स्टील के सेक्टर की तरफ भी आपकी बढ़नी चाहिए। चलो, ये तो मैं एक स्थिति अलग बता रहा हूँ। पर कुछ लोग कह रहे हैं सर, अब तो सर अभी जुम्मा तो इसका आईपीओ आया है। आईपीओ के अंदर अधिकतर मैं आपको बताऊं, जितने मेरे दोस्त हैं अधिकतर सबका ये आईपीओ लगा है। दूसरा,
शेयर ने आपको 23 से 45 के पहले ही टारगेट डबल के दिखा रखे हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट आईपीओ के माध्यम से करना चाहते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट हो गया फिर लॉन्ग टर्म का, 3 साल 5 साल 10 साल। और अगर आप देखते हैं कि भैया ये तो शेयर ऊपर से नीचे आ गया, तो आईपीओ का मतलब ही यही है कि हमें अपना प्रॉफिट देखना चाहिए। भैया आप किसी भी व्यक्ति से पूछ लेना, आप प्रैक्टिकल चलो, आप अपने दोस्त से पूछना भैया तू कुछ आईपीओ लगाया है, तो वो कहेगा हाँ यार मेरा आईपीओ लगा नहीं यार, पर जिनका लगता है उनको प्रॉफिट आता है बहुत, वो आपको ऐसा बोलेगा। और कहेगा कि हाँ मेरा लगा है तो मैंने तो भैया प्रॉफिट ले लिया है। क्योंकि आईपीओ का मतलब है जल्दी से पैसा आना। और वो आपको भैया अगर आप किसी कंपनी का शेयर लोगे तो उसे डबल होने में कई साल लग जाएंगे, और आईपीओ के माध्यम से वो स्थिति आपको कुछ दिन में दिख रही है। आप समझ में आई चीज़ें? तो क्या आपको करना चाहिए? मेरे हिसाब से अगर मेरा आईपीओ करता हूँ तो मैं तो प्रॉफिट की तरफ देखता हूँ, और अगर मुझे लॉन्ग देखना है तो मैं लिस्टिंग के बाद भी उसी स्थितियों को देख लूँगा फिर। तो जब कोई कंपनी आईपीओ लाती है, पहले वो पैसा इकट्ठा कर रही है, पैसा वो अपने काम पे लगाएगी, वो जनता से पैसा इकट्ठा कर रही है, वो काम पे लगाएगी, वो काम से उसके हर एक चीज़ आपको देखनी है, सेल बढ़ रही है घट रही है, कितना उत्पादन हो रहा है, कितना विस्तार की योजना बता रही है, कितनी शेयर होल्डिंग पैटर्न रह गया, कितने बड़े बड़े लोग निकल गए हैं, कितने बड़े बड़े लोग ने एंट्री कर ली है, कितनी इसके अंदर पब्लिक बची है, कितनी सेल को बढ़ाता जा रहा है, कितने खर्चे कर रहा है, कितना कैश फ्लो है, कितना रिजर्व है। ये तो भाई फिर तो ये तो बहुत दिनों बाद तक के आएंगी। तो अब आप समझ गए कि अगर आपको आईपीओ की महत्व समझनी है, या तो फिर आपका लॉन्ग टर्म है, और अगर आपको डबल करना है तो वो तो चीज़ें हो ही जाती हैं। तो ये किसी से पूछने वाली चीज़ें ही नहीं है। इस पर तो अपनी साइकोलॉजी माइंड लगाओ कि आईपीओ का माध्यम भैया पैसा जल्दी से आप बन जाता है। सब यही कहेंगे, पूछना किसी से एक बार ये चीज़ें करके ना। तो ये भी आपको समझाना बहुत ज़रूरी था। अच्छा, अब हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की। देखो सर, वोडाफोन आइडिया की किस्मत तो आपको पता ही है, वो तो काफ़ी सालों में अगर बदलेगी तो काफ़ी साल उसमें लग जाएंगे, क्योंकि कंपनी के पास काफ़ी ज़्यादा कर्जा है। दूसरा क्या कर्जा है इनके ऊपर? एजीआर के कर्जे हैं, पर उसके लिए अब सालों इनको मिल गए। तीसरा कर्जा इनका स्पेक्ट्रम का है। चौथा इनके पास चाहिए 4G और 5G को बढ़ाने के लिए पैसा। कस्टमर इनके निकले जा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें जो है वोडाफोन आइडिया के अंदर हैं। अभी इसका जो रिजल्ट आने वाला है 27 जनवरी 2026 को Q3 का शायद इसका रिजल्ट आ सकता है। तो एक इसके अंदर उसके मुकाम चलेंगे, क्योंकि जब हम रिजल्ट के महत्व नहीं समझ पाते तो कुछ लोग ऐसे आते हैं जो उसको तेज़ी के हिसाब से देखते हैं। किसी भी क्वार्टर का रिजल्ट को, किसी भी कंपनी का जिस पर सबकी नज़र हो, तो कुछ लोग जो शेयर लेकर बैठते हैं वो सोचते हैं भैया इसका रिजल्ट में कुछ ना कुछ तेज़ी आ जाएगी, जैसे यस बैंक ने लोगों ने समझा होगा। पर पहलू को हम नहीं समझते। तो एक पक्ष है कि हाँ Q3 के इसके अंदर काफ़ी निवेशकों की नज़र होंगी जो इसको अच्छा देखना चाहते हैं। एक तो चलो पॉइंट ये पकड़ लीजिए आप। दूसरा पॉइंट इसके अंदर आ रहा है एक न्यूज़ का, इस न्यूज़ को आपको समझना है। देखो सर, वोडाफोन आइडिया को सरकार के द्वारा जो राहत एजीआर पर मिली है, कई साल इनको मिल गए हैं, करीब 87,000 करोड़ रुपए की जो इनको राहत नहीं कह सकते, एक मोहलत कह सकते हैं, काफ़ी सालों के बाद इनको वो देना है। अब इसके लिए मैंने आपको एक न्यूज़ बताई थी कि कुछ कंपनियां अपने को इस राहत के साथ भी जोड़ सकती हैं और सरकार से इसकी मांग कर सकती हैं। और अगर उन्होंने ये मांग करी तो ये वोडाफोन आइडिया के लिए हल्का सा निगेटिव तो हो सकता है, क्योंकि फिर सरकार सोचे कि भैया किस किस को हम राहत दें। पहले आपको ये मकसद समझना है। दूसरा, यहाँ पर आपको पता है एयरटेल के पास भी काफ़ी एजीआर है, दूसरी टीटीएमएल जैसी कंपनी है टाटा की, उसके अंदर भी एजीआर है, तो उनको भी मोहलत की स्थितियाँ वाली न्यूज आई थी कि ये भी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये एक न्यूज़ का आज एक व्याख्यान हुआ है जहाँ पर जिस चीज़ को उसका मालिक बोल रहा हो, मालिक मतलब जिसको देखता रहता हो, उसके बारे में सोचता हो, यानी कि टेलीकॉम मंत्री। भैया अगर कोई डिफेंस मंत्री है तो वो रक्षा के क्षेत्र का एक राजा हो गया। इसी तरीके से जो सेक्टर के जो मंत्री होते हैं तो समझ लो कि भैया उनकी ज़्यादा हमें सुननी चाहिए ना। तो हमारे टेलीकॉम मिनिस्टर कौन है? ज्योतिराज सिंधिया जी हैं। अब उनसे भी कुछ सवाल किए गए हैं। ये सवाल किए गए हैं, उनसे पूछा गया है कि जिस तरीके से वोडाफोन आइडिया को राहत दी जा रही है, क्या अन्य कंपनियों को भी इस तरीके की राहत दी जाएगी? तो सबसे पहले उन्होंने एक बहुत अच्छा जवाब दिया है, इसको आपको समझना है। उन्होंने कहा है कि वोडाफोन आइडिया को राहत सरकार ने तब दी है जब सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन आइडिया के लिए
एक ऐसे आदेश दिए हैं कि उनको राहत के लिए वो सरकार सोचे। तो यानी कि जिन भी कंपनी को पहले राहत चाहिए वो सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से जाए, मतलब पहले उनसे पूछे, भैया उनसे याचिका लगाए। तो साफ साफ ये मतलब इससे निकल गया कि आगे जाकर एक तो ये न्यूज आ सकती है कि कुछ कंपनियां सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रही है कि भैया वोडाफोन आइडिया को भी तो राहत दी है। अब इसकी कहानी ये पलट गई है ना। पहले तो था कि मांग करेंगे भैया, क्योंकि ज्योतिराज सिंधिया जी कह रहे हैं भैया ये तो कोर्ट के आदेश के अनुसार ये हुआ है। दूसरा, 20 करोड़ इसके जो कस्टमर है उसको देखते हुए, और सरकार इसके अंदर 49% की हिस्सेदारी रखता है, उसको देखते हुए ये कुछ राहत की स्थितियां सरकार यानी सुप्रीम कोर्ट ने सोची है और उस पर हमें कोई आदेश दिया है। उसके ऊपर हमने एक निर्णय निकाला है कि हमें इतने सालों के अंदर ये चीज़ें चाहिए। और अगर इस तरीके से कोई भी कंपनी मांग कर या करेगी, उनकी नॉलेज में नहीं है पर उनसे सवाल में उन्होंने जवाब दिया, तो वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये चीज़ें हुई हैं। तो आपको ये समझना है कि अगर कंपनी को मांग चाहिए तो पहले वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। तो हो सकता है फ्यूचर में ऐसी न्यूज़ भी आ जाए। फिलहाल इस न्यूज़ से वोडाफोन आइडिया को थोड़ी शांति मिली है, पर कब तक मिली है ये तो आगे की बात। और अच्छा, उन्होंने ये भी बताया कि 31 मार्च 2026 की जो समाप्त तिमाही है उसके अंदर ना BSNL जो है बढ़ चढ़कर अपना हिस्सेदारी अच्छा करेगा, मतलब बाजार के अंदर काम अच्छा करेगा, अपने राजस्व में वृद्धि करेगा। तो एक संकेत उन्होंने ये दे दिया कि चौथा प्लेयर जो है वो भी कंपनी है, जो है BSNL, एक सरकारी है। तो BSNL के लिए भी सरकार की जो स्थितियाँ साफ हो रही हैं। ज्योतिराज सिंधिया जी ने कहा कि अच्छी खासी ये राजस्व को अपने बढ़ाएगा। तो आपको ये भी समझकर चलना है और 27 जनवरी तक आपको देखना है कि क्या इसका रिजल्ट आ सकता है। तो 1-2 पॉइंट इसके अंदर आपको आज मैंने समझाए हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ भाई, मैं आपको खरीदने बेचने की नीतियाँ नहीं बता रहा हूँ, न्यूज़ आ रही है उस न्यूज़ से आपको मैं वाकिफ़ करा रहा हूँ। आपको बस इतनी सी बात है कि मेरी समझनी है। अच्छा, अब हम बात करेंगे सुजलोन एनर्जी की। सुजलोन एनर्जी के अंदर मैंने आपको परसों एक न्यूज़ दी थी कि किसी विश्लेषक ने कहा था कि 51 की स्थितियाँ तोड़ेगा तो ये आपको फिर नीचे आ तक देख सकते हैं। और 46 के उन्होंने स्थितियाँ बताई थी कि भैया वहाँ कमज़ोर है और वहाँ पर खरीदारी भी आ सकती है, और इतनी खरीदारी नहीं आएगी, शेयर बहुत ऊपर तक जाए। ये पहले हमने चैप्टर सुन लिया, ये भी न्यूज़ बेस था, और आज जो मैं बताऊंगा वो भी न्यूज़ बेस है। तो यहाँ आपको समझना है ना कि आज शेयर 46 के ऊपर ही आ गया दोबारा से, तो यानी कि यहाँ एक पॉजिटिव संकेत बन रहे हैं इसके। दूसरा, Q3 की स्थितियाँ हम आगे जाकर देखेंगे। तो ये तो पिछले विश्लेषकों की स्थितियों के साथ हुआ। वैसे अगर हम स्थितियाँ देखें तो बाजार के अंदर आज सब में ही तेजी है, तो इतना भी आपको किसी भी शेयर से दिल नहीं लगाना है। सबसे पहले बात तो आपको ये भी समझकर चलनी पड़ेगी। अच्छा, एक और घरेलू ब्रोकरेज फर्म ने इसके अंदर करीब 47% यानी 50% बढ़कर कहा कि भैया ये 67 रुपये तक शेयर जा सकता है। अब उन्होंने कुछ कारण बताए हैं, उस कारण को हम समझ लेंगे। यानी कि ब्रोकरेज फर्म ने कुछ कारण बता दिए कि ये शेयर के अंदर इस वजह से तेजी आ सकती है। किस वजह से आ सकती है? एक तो सर, कंपनी के जो पवन ऊर्जा में क्षमता भारत के अंदर बाजार में है वो 35% की, यानी अग्रणी खिलाड़ी है, नंबर 1 खिलाड़ी है सुजलोन एनर्जी, जो 35% की बाजार की हिस्सेदारी रखता है। एक कारण तो उन्होंने ये बता दिया। दूसरा कारण उन्होंने बताया है कि भैया जिस तरीके से इसके पास ऑर्डर बुक है और अन्य चीज़ें, उस वजह से उनको ये लक्ष्य 67 के रुपीज़ के लग रहे हैं। पर आपको समझना चाहिए कि उन्होंने ये भी बताया कि जिस तरीके से सुजलोन एनर्जी एक सकारात्मक रुख पकड़ रहा है, अच्छी नीतियाँ कर रहा है, तो आगामी तिमाहियों में, यानी कि आगामी मतलब आगे की जो क्वार्टर हैं उसकी रुख जो है सकारात्मक बना हुआ है, यानी कि पॉजिटिव संकेत हैं आगे के क्वार्टर के लिए। यानी कि अब इसका जो Q3 आएगा, एक संकेत वहाँ मिल जाएगा, दूसरे कुछ आगे का आना, तो इसका मतलब आगे के कहीं भी क्वार्टर हो सकते हैं, ज़्यादा रिजल्ट आ सकते हैं। तो क्या हुआ? तो यानी कि सीधे सीधे उन्होंने कई क्वार्टरों की बात हमें बता दी है। तो यही न्यूज़ में होता है, जहाँ हमें वो चीज़ समझनी है जिस पर न्यूज़ आ रही है और वो कहा किस चीज़ के लिए जा रहा है। थोड़ा सा पढ़ के अगर मैं थोड़ा सुना दूँ तो मेरे लिए भी अच्छा होगा और आपके लिए भी अच्छा होगा। देखो सर, घरेलू ब्रोकरेज फर्म के अनुसार सुजलोन एनर्जी के शेयर मौजूदा स्तर से 47 तक बढ़ सकते हैं। फर्म ने, अब ये समझ लीजिए, फर्म ने आगामी तिमाहियों में, आगामी तिमाही नहीं का है, तिमाहियों का मतलब बहुवचन हो गया और ये काफ़ी हो गया है, तो कई क्वार्टरों में विकास के सकारात्मक कारकों का हवाला देते हुए कहा है कि आगे अच्छे, भैया जब अच्छा तो हमें तभी पता लगेगा जब हमारे सामने रिजल्ट आएगा। तो ये कई तिमाहियों में स्थितियाँ पैदा हो गई है। शेयर पर बाई की सलाह और 67 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य मूल्य निर्धारित किया है। जानिए विश्लेषक इसको लेकर इतने आशावादी क्यों, ये बाकी मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। तो उन्होंने अगले तिमाही के लिए नहीं कहा, अगले तिमाहियों में कहा है, तो आपको ये भी समझना। देखो सर, अगर ऑर्डर बुक
अगर बाज़ार की विस्तार की योजना, सेल अच्छी, सब चीज़ें अच्छी होने से ही शेयर अच्छे कदमों को पकड़ ले, तो फिर हम ATGL जो अडानी टोटल गैस को क्या समझें कि जब उसकी सेल भी बढ़ रही है, काम भी बढ़ रहा है, अच्छा दर्जा भी उसे मिल रहा है, तब भी उसका शेयर इतने नीचे है। तो सुनो सबकी, करो अपने मन की। आज की वीडियो आपको कैसी लगी एक बार मुझे ज़रूर बताना। किसी भी कंपनी के अंदर खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है और ना ही आज तक मैंने बनाया है। तो सर आज की वीडियो आपको कैसे लगी फिर बताना। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।